90s का जमाना, बर्फ से ढके टूटी गलियां, गरीबी ऐसी कि लोग सपने भी उधार लेकर देखते थे। और उसी दौर में एक आदमी अचानक कूड़े के ढेर में सिर घुसाकर टूटा हुआ कांच खोज रहा था। लेकिन किसी को नहीं पता था ये आदमी पहले कौन था। पिछली जिंदगी में चैनमो एक टेक एम्पायर का चीफ इंजीनियर था। ऐसा मॉन्स्टर जो सेमीकंडक्टर चिप से लेकर इंडस्ट्रियल मशीन तक आंख बंद करके बना देता था। लेकिन अभी वो 90s की गरीब बस्ती में पड़ा एक शराबी जुआरी था। तभी आ आ एक औरत की चीख पूरे कमरे में गूंजी। यकीन रोते हुए मत ले जाओ। वो कोट मेरी बेटी की दवा के लिए है। चैनमो की आंख अचानक खुल गई। उसने चारों तरफ देखा। पीली अखबार वाली दीवारें, टूटी खिड़की, ठंड से कांपता कमरा। ये मेरा लैब नहीं है। अचानक उसकी यादें फ्लड की तरह वापस आने लगी। वो मर चुका था और अब वो एक दूसरे आदमी के शरीर में दोबारा जन्म ले चुका था। लेकिन जिस बॉडी में वो आया था, उसकी रेपुटेशन कूड़े से भी खराब थी। शराबी, जुआरी, बीवी को मारने वाला निकम्मा। दरवाजा पूरी तरह खुला पड़ा था। 3 गुंडे अंदर सामान उलट रहे थे। एक गुंडे ने कॉर्नफ्लावर की आखिरी बोरी उठा ली। नहीं, वो ड्यू ड्यू का खाना है। उसने गुंडे का हाथ पकड़ लिया। धक्का, वो सीधे ठंडे फ्लोर पर जा गिरी। ड्यू बुखार में, मम्मा सिर दर्द, बिस्तर पर 4 साल की छोटी ड्यू फीवर में जल रही थी। उसके पास दवा तक नहीं थी। दूसरा गुंडा आयरन पॉट उठाने लगा। ये बेचेंगे तो कम से कम 2 युआन मिलेंगे। मत ले जाओ। हमारे पास बस यही बचा है। उसने पुराना कोट अपनी छाती से चिपका लिया। वो कोट बेचकर उसे बेटी की मेडिसिन खरीदनी थी। कर्ज नहीं दिया तो कुछ और देना पड़ेगा। मेरा मतलब है सिंपैथी भी नहीं मिलेगी। उसने पैर उठाया। याकिन को लात मारने ही वाला था। धड़ाम। अचानक उसके पास जोरदार आवाज गूंजी। चैनमो उठ चुका था, लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं था। वो वही नजर थी जो हजारों एम्प्लॉइज वाले सीईओ की होती है। उसने नीचे से रस्टेड रेंच निकाली। चैनमो ठंडी आवाज, कोट नीचे रख। वरना क्या करेगा बे? चैनमो ने पूरी ताकत से रेंच दरवाजे पर दे मारी। लकड़ी टूट गई। दीवार तक हिल गई। तीनों गुंडे फ्रीज हो गए। पागल हो गया है क्या? कल दोपहर तक पैसे मिल जाएंगे, लेकिन आज मेरी फैमिली को हाथ लगाया तो हॉस्पिटल फ्री में भेज दूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। कानो स्ट्रीट स्मार्ट था। उसने तुरंत महसूस कर लिया, आज वाला जन्मो अलग है। ठीक है, कल 12 बजे पैसे नहीं मिले तो पैर तोड़ दूंगा। तीनों जाते जाते फ्लावर और पॉट उठा ले गए। दरवाजा बंद हुआ और घर फिर खामोश हो गया। तुमने ऐसा प्रॉमिस क्यों किया? हमारे पास तो पॉइजन खरीदने के पैसे भी नहीं है। चैनो कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने कांपते हाथ से रेंच नीचे रख दी, लेकिन उसके होठों पर हल्की स्माइल आ गई। वो बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। तेज बर्फ उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसके दिमाग में ऑलरेडी पूरा बिजनेस मॉडल बन चुका था। अगर कैपिटल नहीं है तो स्किल ही करेंसी बनेगी। उसके कदम सीधे वेस्ट स्क्रैपयार्ड की तरफ बढ़ गए। ठंडी हवा चेहरे को काट रही थी, लेकिन उसके दिमाग में पूरी ब्लू फिल्म तैयार था। मेरा मतलब है, ब्लूप्रिंट तैयार था। उस जगह पर हर तरफ ब्रोकन फैंस, पुराने रेडियोस, रस्टेड मशीन्स और जले हुए वायर्स पड़े थे। ओए, इधर ज्यादा मत घूम। कुछ गायब बना तो सीधे तेरी मार लेंगे। चिंता मत कर, मैं चोरी नहीं करता। मैं मशीन्स को दूसरी जिंदगी देता हूं। वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पायल के सामने बैठ गया। उसकी उंगलियां बर्फ में सुन्न हो रही थी, लेकिन आंखें सर्जिकल फोकस में थी। कुछ ही मिनटों में उसने एक पुराना सोल्डरिंग आयरन निकाला। उसने उसे हाथ में उठाकर वजन महसूस किया। पावर वायर कटी हुई थी, लेकिन हीटिंग कोर अभी भी सही था। फिर उसने एक पुराना मैकेनिकल मल्टीमीटर निकाला। ग्लास टूटा हुआ, सुई फंसी हुई, ऊपर जंग जमी थी। लेकिन चेनमो हल्का मुस्कुराया। सर्किट अभी जिंदा है। पास खड़ा कबाड़ी हंस पड़ा। भाई, ये मशीन नहीं, तेरे रिश्तों की तरह टूटी हुई है। दूसरा आदमी बोला, इतना कबाड़ तो लोग शादी के बाद भी नहीं उठाते।
चेनमो ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सामान उठाकर बूढ़े झू की साइकिल रिपेयर दुकान पर पहुंचा। बूढ़ा उसे देखते ही बोला, अगर उधार मांगने आया है तो निकल। चेनमो शांत आवाज में बोला, उधार नहीं, सिर्फ 10 मिनट आग और थोड़ा टिन चाहिए। उसने तुरंत सोल्डरिंग आयरन खोला, लेयर से कटी वायर बराबर काटी, इंसुलेशन उतारा, कॉपर स्ट्रैंड्स को बिना नुकसान पहुंचाए घुमाकर ट्विस्ट किया। फिर प्लग खोला, कॉपर वायर को टर्मिनल में फिक्स किया। सोल्डर गर्म हुआ, रेजिन पर रखते ही सफेद धुआं उठा। उसने टिन को बिल्कुल सही एंगल से लगाया। 1 सेकंड से भी कम समय में चमकदार सोल्डर जॉइंट तैयार था। बूढ़े झो की आंखें फैल गईं। अरे तेरे हाथ तो ऐसे चल रहे जैसे पहली रात में दूल्हा टाइम बचा रहा हो। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चेनमो बिना मुस्कुराए काम करता रहा। अब उसने मल्टीमीटर खोला। स्क्रूड्राइवर नहीं था तो लोहे की पतली प्लेट से स्क्रू निकाले। अंदर कॉइल इंसुलेशन में फंसी हुई थी। उसने पतले तार से कॉइल उठाए। चक, मीटर की सुई वापस जीरो पर आ गई। फिर टेस्ट लीड सीधे 220 वोल्ट लाइन में लगाई। लाल सुई धीरे धीरे उठी और बिल्कुल स्थिर होकर 220 पर रुक गई। बूढ़ा दंग रह गया। तो सच में वही शराबी चेनमो है। चेनमो हल्का मुस्कुराया। अपडेटेड वर्जन। इसके बाद वो फिर कबाड़ के ढेर में घुस गया। तभी उसकी नजर एक बड़े डबल कैसेट रिकॉर्डर पर पड़ी। लाल और सिल्वर बॉडी, ऊपर मोटी धूल, लेकिन लोगो साफ दिख रहा था। सीगल ब्रांड। 90s में जिसके घर ये रिकॉर्डर होता था, मोहल्ले के लड़के उसके घर सिर्फ गाने सुनने जाते थे। और लड़कियां, उन्हें लगता था रिकॉर्डर वाला लड़का बहुत रोमांटिक होगा। चेनमो ने रिकॉर्डर उठाया, पीछे का बैटरी कवर खोला। अंदर से गंदा पानी और मिट्टी बाहर गई। सर्किट बोर्ड पूरा भीगा हुआ था। कबाड़ी बोला, ये तो मर चुका है। चेनमो हंस पड़ा। मरा नहीं, बस डूबा था। उसने रिकॉर्डर उठाया और घर लौट आया। याकीन उसे देखकर परेशान हो गई। तुम फिर कचरा उठा लाए? चेनमो बोला, ये कचरा नहीं, हमारी किस्मत है। उसने रिकॉर्डर टेबल पर रखा और खोलना शुरू किया। 6 लंबे स्क्रू निकाले। सर्किट बोर्ड पूरा जंग से भरा था। मोटर की बेल्ट कीचड़ में फंसी थी। पावर सप्लाई सेक्शन में शॉर्ट था। एक कैपेसिटर फट चुका था। चेनमो ने प्लायर से जंग हटाई, कॉपर ट्रैक साफ किया, पुराने सोल्डर पॉइंट्स निकाले। फिर पतली कॉपर वायर से नया ब्रिज बनाया। पॉजिटिव लाइन को फिल्टर कैपेसिटर से जोड़ा। जला हुआ कैपेसिटर हटाकर दूसरा लगाया। ऑक्सीडाइज्ड माइक्रो स्विच को बाईपास किया। उसके हाथ इतनी तेजी से चल रहे थे कि याकिन बस देख के रह गई। उसे पहली बार लगा उसका पति सच में कुछ जानता है। 20 मिनट बाद क्लिक, लाल लाइट जल उठी। मोटर घूमने लगी। स्पीकर से पुराना रोमांटिक गाना बज उठा। पूरा कमरा संगीत से भर गया। याकिन की आंखें फटी रह गईं। जिस आदमी को बल्ब बदलना नहीं आता था, वो रिकॉर्डर ठीक कर चुका था। चेनमो रिकॉर्डर लेकर सीधे ब्लैक मार्केट पहुंचा। एक मोटा व्यापारी सिगरेट पी रहा था। उसने रिकॉर्डर देखते ही आंखें छोटी कर ली। कितना चाहिए? 50 युआन। मोटा हंसा। इतने में तो मैं आधी दुकान खरीद लूं। चेनमो ने रिकॉर्डर ऑन किया। कैसेट घूमी और मीठा रोमांटिक गाना पूरे बाजार में गूंज गया। आवाज इतनी साफ थी कि आसपास के लोग रुककर देखने लगे। एक आदमी बोला, भाई ये आवाज तो मेरी गर्लफ्रेंड से भी साफ है। दूसरा हंसा, तेरी वाली तो पड़ोसी के साथ भाग गई थी। मोटे व्यापारी की आंखें चमक उठी। वो तुरंत बोला, अरे रुक, दोस्ती में 50 दे देता हूं। चेनमो मुस्कुराया, दोस्ती में नहीं, क्वालिटी में। मोटे ने आखिरकार जेब से 5 नए 10-10 युआन के नोट निकाले और चेनमो के हाथ में थमा दिए। चेनमो ने पैसे कसकर पकड़े। 1990 के दौर में 50 युआन मतलब एक मजदूर की 1.5 महीने की कमाई। लेकिन उसी वक्त उसके पेट ने जोर से आवाज निकाली। भूख ऐसी लग रही थी जैसे अंदर पूरा बैंड बाजा बज रहा हो। वो सीधे राशन की दुकान पहुंचा। दुकान के अंदर धुएं, पसीने और पुराने तेल की मिली जुली गंध थी। काउंटर के पीछे बैठी मोटी औरत ऊन बुन रही थी। उसने बिना ऊपर देखे कहा, कूपन है? चेनमो बोला, नहीं, लेकिन पैसे हैं। उसने सीधा 10 युआन का नोट काउंटर पर रख दिया। औरत की आंखें तुरंत बदल गईं।
अभी तक जो उसे भिखारी समझ रही थी अब मुस्कुरा रही थी। क्या चाहिए भाई साहब? पास खड़ा आदमी धीरे से बोला। पैसा इंसान की शक्ल तक सुंदर बना देता है। चेन्मो ने ऊपर टंगी मोटी पोर्क बेली की तरफ इशारा किया। पूरा टुकड़ा काट दो। दुकानदार औरत चौंक गई। 90s में इतना फैट वाला मांस अमीर लोग खरीदते थे। उससे महीनों तक चर्बी निकलती थी। फिर चेन्मो बोला, 10 किलो बढ़िया आटा और नई लोहे की कड़ाही भी। औरत की बुनाई रुक गई। भाई शादी दूसरी कर ली क्या? पास खड़ा बूढ़ा हंस पड़ा। नहीं बहन, लगता है जुए में पहली बार जीत गया। चेन्मो ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सामान उठाया, फिर मेडिकल काउंटर से बुखार की दवा खरीदी। बाकी पैसे जेब में डाले और बर्फीली हवा में वापस घर की तरफ चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा, बाहर अंधेरा हो चुका था। उसने पैर से दरवाजा खोला। याकिन बेटी को सीने से लगाए बैठी थी। दोनों उसे देखकर डर गईं। लेकिन अगले ही पल राम। चेन्मो ने नई कड़ाही नीचे रखी, फिर आटे की बोरी और मांस टेबल पर फेंक दिया। याकिन की आंखें फैल गईं। उसे लगा चेन्मो ने जरूर चोरी की है। चेन्मो बिना कुछ बोले बाहर गया। लकड़ी काटी, चूल्हा जलाया, नई कड़ाही धोई, फिर मोटे मोटे पोर के टुकड़े काटने लगा। जैसे ही फैट गरम कड़ाही में गिरा, शश शश तेज आवाज के साथ सुनहरा तेल निकलने लगा। पूरा कमरा खुशबू से भर गया। मांस की खुशबू इतनी खतरनाक थी कि पड़ोसियों की आत्मा तक भूखी हो गई। बगल वाली आंटी लियू ने गहरी सांस ली। उसका बेटा तुरंत बोला, माँ मुझे भी मांस खाना है। आंटी ने उसके सिर पर चपत मारी। चुपचाप मक्के का दलिया खा, सपने मत देख। उधर याकिन कड़ाही को घूर रही थी। नई कड़ाही, सफेद आटा, असली पोर्क। उसे यकीन नहीं हो रहा था। अचानक वो रोते हुए चेन्मो के पास भागी। उसका हाथ पकड़ लिया। सच बताओ, कहीं चोरी तो नहीं की? अगर पुलिस पकड़ ले गई तो मैं और डोडो क्या करेंगे? उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। चेन्मो ने उसका हाथ पकड़ा और कुर्सी पर बैठा दिया। शांत बैठो। उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें अजीब सा भरोसा था। उसने कटोरे में गर्म पानी डाला, दवा आधी तोड़ी, फिर बहुत सावधानी से डोडू को दवा खिलाई। इसके बाद उसने सफेद गाढ़ा सूप कटोरे में डाला, ऊपर नरम पोर के टुकड़े रखे। डोडू ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उसकी आंखें चमक उठी। पापा, बहुत स्वाद है। उसकी आवाज सुनकर याकिन रो पड़ी। कई महीनों बाद उसकी बेटी पेट भरकर कुछ अच्छा खा रही थी। चेन्मो ने जेब से बचे हुए पैसे निकाले और टेबल पर रख दिए। 30 से ज्यादा युआन। याकिन स्तब्ध रह गई। इतने पैसे कहाँ से आए? चेन्मो शांत आवाज में बोला, आज मैंने पुराने सोल्डरिंग आयरन से शुरुआत की। उसे ठीक किया, फिर रिकॉर्डर रिपेयर किया और बेच दिया। याकिन उसे ऐसे देख रही थी जैसे पहली बार देख रही हो। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। जिस आदमी को वो निकम्मा समझती थी, वो अपने हाथों से पैसा बना रहा था। चिन्मो ने कटोरा उसकी तरफ बढ़ाया। खा लो। आज के बाद तुम्हें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। याकिन की आंखें भर आईं। वो चुपचाप खाने लगी, लेकिन खाते खाते लगातार रो रही थी। उस रात छोटे से टूटे घर में पहली बार उम्मीद की खुशबू फैली थी। सुबह के करीब 6 बजे बाहर अभी भी बर्फ गिर रही थी। चेन्मो धीरे से उठा ताकि याकिन और डोडो की नींद न टूटे। याकिन बेटी को सीने से लगाए सो रही थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। शायद कई महीनों बाद उसे बिना डर के नींद आई थी। लेकिन चेन्मो की आंखों में अभी भी चिंता थी। उसने जेब टटोली। 30 युआन बचे थे और कानों को देने थे पूरे 150। वो जानता था सिर्फ रिकॉर्डर बेचकर खेल खत्म नहीं होगा। उसे बड़ा काम करना पड़ेगा। उसने पुराना कोट पहना, सोल्डरिंग आयरन और मल्टीमीटर उठाया और सीधे ब्लैक मार्केट की तरफ निकल गया। सुबह की ठंडी गलियों में लोग अभी नींद से जूझ रहे थे, लेकिन चेन्मो के दिमाग में पूरा कैलकुलेशन चल रहा था। अगर सुबह तक 120 और नहीं आए तो दोपहर में खून बहेगा। वो सीधे उसी मोटे व्यापारी के पास पहुंचा जिसने रिकॉर्डर खरीदा था। मोटा आदमी इस वक्त मांस वाला बन खा रहा था। उसने चेन्मो को देखते ही कहा, ओ इंजीनियर साहब आ गए। कल वाला रिकॉर्डर तो हाथों हाथ बिक गया। चेन्मो सीधे मुद्दे पर आया, जितने खराब इलेक्ट्रॉनिक पड़े हैं सब निकाल। मोटा हंसा, इतनी सुबह काम की बात? भाई तू इंसान है या मशीन? पास वाला आदमी बोला, मुझे तो शक है, इसकी नसों में खून नहीं बिजली दौड़ती है। चेन्मो शांत रहा। 120
युआन चाहिए आज। मोटे की हंसी रुक गई। वो कुछ सेकंड उसे घूरता रहा, फिर पीछे पड़ा बड़ा बोरा खींच लाया। अंदर 4 टूटे रिकॉर्डर और एक पुराना पैनासोनिक वॉकमैन था। अगर ये सब चला दिए ना, तो आज से तू मेरा पार्टनर। चेनमो ने आसपास देखा, फिर सड़क किनारे पड़े सपाट पत्थर को टेबल बनाया, पास वाली दुकान से एक्सटेंशन वायर खींची, सोल्डरिंग आयरन गर्म किया और काम शुरू हो गया। उसकी उंगलियां इतनी तेजी से चल रही थी कि देखने वालों की गर्दन घूमने लगी। पहले रिकॉर्डर का केस खोला, मोटर घूम रही थी लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। उसने तुरंत मल्टीमीटर लगाया, ऑडियो एम्पलीफायर सेक्शन डेड। उसने खराब ट्रांजिस्टर निकाला, दूसरी बोर्ड से मैचिंग पार्ट निकाला, फिर सोल्डर जॉइंट्स दोबारा बनाए। 3 मिनट बाद म्यूजिक बज उठा। भीड़ से आवाज आई, भाई ये तो डॉक्टर से तेज इलाज कर रहा। दूसरा आदमी बोला, मेरी शादी भी ऐसे रिपेयर हो जाती तो मजा आ जाता। दूसरी मशीन में बेल्ट स्लिप कर रही थी। उसने मोटर घुमाकर आवाज सुनी, फिर पुराने रबर का टुकड़ा काट कर नई बेल्ट बना दी। तीसरी मशीन में पावर सप्लाई जली हुई थी। उसने डायोड टेस्ट किया, खराब कैपेसिटर बदला, फिर सीधे लाइव टेस्ट कर दिया। क्लिक, लाल लाइट चमक उठी। मोटा व्यापारी अब मुंह खोले खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी रिपेयर कर रहा है या जादू। सबसे आखिर में उसने पैनासोनिक वॉकमैन उठाया। ये सबसे महंगा था, लेकिन सबसे ज्यादा खराब भी। मोटर घूम रही थी लेकिन कैसेट नहीं चल रही थी। शिन्मो ने सिर्फ 1 सेकंड आवाज सुनी, फिर तुरंत बोला, सेंटर शाफ्ट बेल्ट स्लिप कर रही है और हेड वायर टूटी हुई है। मोटा दंग रह गया। तूने खोला भी नहीं। चेनमो हल्का मुस्कुराया, मशीनें भी इंसानों जैसी होती हैं, आवाज से दर्द बता देती हैं। उसने वॉकमैन खोला, पुरानी बेल्ट हटाई, रबर स्ट्रिप काट कर नई बेल्ट बनाई, फिर मैग्नेटिक हेड की वायर दोबारा सोल्डर की। कम से कम 10 मिनट बाद क्लिक, कैसेट घूमने लगी। स्पीकर से साफ म्यूजिक निकल आया। मोटा आदमी खुशी से उछल पड़ा, चमत्कार, ये आदमी नहीं चलता फिरता फैक्ट्री है। 11:30 तक पांचों मशीनें लाइन में रखी थी, सब चालू, सब म्यूजिक बजा रही थी। चेनमू ने सोल्डरिंग आयरन नीचे रखा, उसकी उंगलियां ठंड से लाल हो चुकी थी। मोटे व्यापारी ने तुरंत 120 युआन गिने और उसके हाथ में रख दिए। आज से सारा काम तेरा। चेनमो ने पैसे जेब में डाले। अब उसके पास पूरे 150 युआन थे। उसने घड़ी की तरफ देखा, दोपहर होने में सिर्फ कुछ मिनट बचे थे और उसे पता था कानू अब तक उसके घर पहुंच चुका होगा। ठीक दोपहर 12 बजे धड़ाम, चेनमो के घर का पुराना लकड़ी का दरवाजा लात मारकर खोल दिया गया। डोडो डरकर चीख पड़ी। याकिन तुरंत उसे सीने से चिपकाकर पीछे हट गई। कानू अंदर घुसा। उसके पीछे 4 गुंडे थे। सभी के चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे जिंदगी में कभी मुस्कुराना टैक्स के अंदर आता हो। कानू ने कमर पर नजर डाली, फिर अचानक उसकी नाक फटने लगी। उसे अभी भी घर में मांस और चर्बी की खुशबू आ रही थी। उसका चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। ओहो, पैसे नहीं है लेकिन पोर्ट पार्टी चल रही है। एक गुंडा हंस पड़ा। भाई, गरीब लोग भी अजीब होते हैं, जेब खाली लेकिन खाना ऐसा जैसे मंत्री की शादी हो। दूसरा बोला, लगता है भाभी ने नया कमाने वाला ढूंढ लिया। पूरा कमरा अचानक ठंडा पड़ गया। याकिम का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कांपती आवाज में बोली, बस 2 दिन और दे दो, हम पैसे लौटा देंगे। कानों ने सिगरेट का धुआं उसके चेहरे पर छोड़ा। 2 दिन? तेरा पति तो कल तक खुद को बेचने लायक भी नहीं था। इतना कहकर उसने टेबल पर लात मार दी। कटोरा जमीन पर गिरकर टूट गया। 2 गुंडे सीधे याकिन की तरफ बढ़े। एक ने उसके बाल पकड़ लिए। याकिन दर्द से चीख पड़ी। तभी दरवाजे के बाहर से भारी कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। अगली ही सेकंड चेनमो अंदर दाखिल हुआ। उसके कपड़ों पर बर्फ जमी थी, लेकिन आंखों में ऐसी ठंडी आग थी कि कमरे का माहौल बदल गया। उसने याकिन के बाल पकड़ने वाले गुंडे को देखा। बस 1 सेकंड, फिर वो आगे बढ़ा, इतनी तेजी से कि किसी को समझ ही नहीं आया। चटाक, उसने गुंडे की कलाई पकड़कर जोर से मोड़ दी। हड्डी टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। गुंडा घुटनों के बल गिर पड़ा और दर्द से चीखने लगा। बाकी 3 गुंडे सहम गए।
लेकिन चेनमो रुका नहीं। उसने दूसरे आदमी के सीने पर इतनी जोरदार लात मारी कि वो उड़कर दीवार से टकराया। धड़ाम! दीवार की धूल नीचे गिरने लगी। डोडो की आंखें चमक उठी। उसे पहली बार अपना पिता हीरो जैसा लग रहा था। कानू गुस्से से चिल्लाया, साले मारो इसे। बाकी गुंडे आगे बढ़े, लेकिन तभी चेनमुए कोर्ट के अंदर हाथ डाला। सबको लगा वो हथियार निकालेगा, लेकिन अगले ही पल हठात उसने नोटों की मोटी गड्डी सीधे कानू के चेहरे पर दे मारी। 10-10 युआन के नोट हवा में उड़ने लगे। पूरा कमरा एक पल के लिए जम गया। फर्श पर नोट बिखरे पड़े थे। कंजू का चेहरा तमतमा उठा, लेकिन गुस्से से ज्यादा उसके चेहरे पर हैरानी थी, क्योंकि अपनी जिंदगी में उसने बहुत लोगों को कर्ज मांगते देखा था, बहुत लोगों को रोते देखा था, लेकिन किसी ने आज तक उसे पैसों से थप्पड़ नहीं मारा था, और वो भी उसके ही पैसे वापस करके। भाई की इज्जत तो ऐसी ही उड़ चुकी थी जैसे सरकारी दफ्तर से फाइल गायब हो जाती है। चैन ने फर्श पर पड़े नोटों की तरफ इशारा किया। उसकी आवाज बर्फ से भी ठंडी थी। गिन, 150 युआन, ब्याज समेत। एक सिक्का भी कम नहीं होगा। कंजू ने कांपते हाथों से अपना सूजा हुआ चेहरा छुआ, फिर नीचे झुककर नोट उठाने लगा। कुछ मिनट पहले जो आदमी खुद को इलाके का राजा समझ रहा था, अब वही जमीन पर बैठकर पैसे गिन रहा था। जिंदगी कभी कभी बड़ी फिल्मी होती है, और आज उसका निर्देशक चेनमो था। जल्दी ही गिनती पूरी हो गई। पूरे 15 नोट, ठीक 150 युआन, एक भी कम नहीं। चेनमो ने उसकी तरफ देखा। कम तो नहीं है? कांजो हकलाने लगा। नहीं, पूरा है। चेनमो एक कदम और आगे बढ़ा। उसकी मौजूदगी ही दबाव बना रही थी। अच्छी तरह से छो, कर्ज खत्म। लेकिन अगर आगे कभी तू या तेरे ये पालतू कुत्ते मेरी पत्नी या बेटी के पास आए, तो अगली बार पैसे नहीं फेंकूंगा, सीधे तुम्हें फेंकूंगा। कमरे का तापमान जैसे अचानक गिर गया। कंजू ने घबराकर लार ली। उसकी हालत ऐसी थी कि अगर अभी कोई मच्छर भी कान में भिनभिना देता, तो शायद वो उससे भी माफी मांग लेता। उसने तुरंत अपने गुंडों को इशारा किया, चलो। अगले ही पल पूरा गैंग ऐसे भागा जैसे पीछे टैक्स विभाग पड़ गया हो। कुछ ही सेकंड में घर फिर से शांत हो गया। बस टूटी खिड़की से आती ठंडी हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। ये वेकिंग अभी भी डूडू को सीने से लगाए बैठी थी। उसकी आंखें चेनमो की पीठ पर टिकी थी, और उनमें पहली बार एक अजीब सा भाव था। अविश्वास, एक प्रेम, हैरानी, और शायद थोड़ा सा भरोसा, क्योंकि उसकी यादों वाला चेनमो तो अलग था। शराबी, जुआरी, जिम्मेदारी से भागने वाला आदमी। लेकिन आज उसी आदमी ने अकेले 4 गुंडों को भगा दिया था, और कर्ज भी चुका दिया था। चेनमो ने कोई सफाई नहीं दी। उसने बस टूटी मेज उठाकर सीधी की, फिर शांत आवाज में बोला, अब कोई घर छीनने नहीं आएगा। ये वेकिंग की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार ये डर के आंसू नहीं थे, ये राहत के आंसू थे। चेनमो टूटी खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर बर्फ गिर रही थी, ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। सुबह उसने 100 से ज्यादा युआन कमाए थे, लेकिन वो जानता था ये सिर्फ शुरुआत है। मशीनें रिपेयर करके पेट तो भरा जा सकता है, अमीर नहीं बना जा सकता। उसकी नजर दूर शहर के सेंटर की तरफ उठी, और तभी उसके दिमाग में एक नाम चमका। रंगीन टेलीविजन। 1990 में एक 18 इंच का कलर टीवी लगभग 1800 युआन का आता था, और सिर्फ पैसे होना ही काफी नहीं था। खरीदने के लिए स्पेशल टिकट भी चाहिए होता था। आम लोग सालों बचत करते थे, फिर भी टीवी खरीदना सपना ही रहता था। जिस घर में कलर टीवी होता, पूरा मोहल्ला उसे वीआईपी समझता। शादी के रिश्ते भी तेजी से आने लगते थे। उस दौर में कलर टीवी, आज की भाषा में कहो तो लग्जरी सुपरकार जैसा स्टेटस सिंबल था। चेनमो मुस्कुराया। खरीदने का सवाल ही नहीं था, इसलिए उसने फैसला किया वो खुद बनाएगा, शुरुआत से, कबाड़ से। अगले ही पल उसने पुराना बोरा उठाया, सोल्डरिंग आयरन डाला, मल्टीमीटर रखा, और तेज कदमों से घर से निकल गया। शहर का छोटा स्क्रैप सेंटर उसके किसी काम का नहीं था।
वहां की अच्छी चीजें पहले ही उठाई जा चुकी थी। इसलिए चेनमो सीधा पश्चिमी इलाके के बड़े कबाड़ डिपो की तरफ चल पड़ा, लगभग 8 किलोमीटर दूर। और वहीं से शुरू होने वाला था उसका अगला चमत्कार। चेनमो तेज ठंडी हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। बर्फ उसके कंधों पर गिर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी, कलर टीवी। वो भी ऐसा टीवी जिसे देखकर पूरे मोहल्ले की आंखें बाहर आ जाएं। लगभग 8 किलोमीटर पैदल चलने के बाद वह भारी मशीनरी फैक्ट्री के कबाड़ डिपो पहुंच गया। ये जगह किसी खजाने से कम नहीं थी। चारों तरफ लोहे के पहाड़ खड़े थे, जंग लगे इंजन, टूटे ट्रांसफार्मर, फेंके हुए इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, और उनके बीच चलता हुआ चेनमो, जैसे कोई शिकारी जंगल में शिकार खोज रहा हो। आम आदमी को वहां सिर्फ कचरा दिखता, लेकिन चेनमो को वहां पैसा दिखाई देता था, बहुत सारा पैसा। उसकी नजर लगातार उन पार्ट्स को ढूंढ रही थी जो टीवी बनाने के लिए जरूरी थे। सीआरटी ट्यूब, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर और मुख्य सर्किट बोर्ड। 2 घंटे बीत गए, लेकिन चेनमो की चाल धीमी नहीं हुई। तभी अचानक उसकी नजर कबाड़ के ढेर से बाहर निकले एक काले कांच पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। मिल गया। वह तुरंत वहां पहुंचा, बर्फ और मिट्टी हटाई और पूरी ताकत से उसे बाहर खींच लिया। वह 18 इंच की कलर सीआरटी स्क्रीन थी, पूरी तरह कीचड़ से ढकी हुई। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सालों पहले फेंक दी हो। पास बैठा बूढ़ा चौकीदार हंस पड़ा। अरे लड़के, वो बेकार है, उसका वैक्यूम खत्म हो चुका होगा, फैक्ट्री वाले भी उसे नहीं लेते, समय बर्बाद मत कर। लेकिन चेनमो ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह घुटनों के बल बैठ गया और सावधानी से कांच साफ करने लगा। फिर उसने उंगली से सीआरटी पर 3 बार दस्तक दी। टक टक टक। आवाज लंबी और साफ गूंजी। अगले ही पल उसके होठों पर मुस्कान आ गई। अगर वैक्यूम खत्म होता तो आवाज मरी हुई आती, लेकिन यह स्क्रीन अभी भी जिंदा थी। बाहर से कबाड़, अंदर से सोना, बिल्कुल उस लड़के की तरह जिसे स्कूल में कोई भाव नहीं देता था और 5 साल बाद वही BMW लेकर रियूनियन में पहुंच जाता है। चेनमो ने चौकीदार से पूछा, कितने की दोगे? बूढ़ा बिना सिर उठाए बोला, 2 युआन। मैं तो इसे अचार के ड्रम पर ढक्कन बनाने वाला था। ले जाना है तो ले जा। चेनमो ने बिना बहस किए 2 युआन फेंक दिए। फिर लगभग 40 किलो वजनी सीआरटी को बोरे में रख लिया। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मिल चुका था, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी था। वह इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ वाले हिस्से में पहुंचा और टूटे हुए टीवी, रेडियो और मॉनिटर के ढेर में खोजबीन शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में उसे एक काला हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर मिल गया। आम तकनीशियन उसे देखते ही फेंक देता, क्योंकि उसकी बाहरी परत जली हुई थी। लेकिन चेनमो ने तुरंत मल्टीमीटर निकाला और मापना शुरू किया। कुछ सेकंड बाद उसके चेहरे पर संतुष्टि दिखी। ट्रांसफार्मर पूरी तरह सही था। बाहर का हिस्सा जला था, अंदर का दिल अभी भी धड़क रहा था। परफेक्ट। उसने उसे भी बोरे में डाल दिया। फिर पूरा दोपहर का समय उसने टूटे हुए सर्किट बोर्डों में बिताया, जहां दूसरे लोग कचरा देखते थे। वहां चेनमो पार्ट्स निकाल रहा था। चिप्स, रेसिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल, ट्यूनर, ऑडियो मॉड्यूल, एक एक करके सब उसके बोरे में जाते गए। शाम तक बोरा लगभग 80 किलो का हो चुका था और फिर चेनमो उसे पीठ पर लादकर घर की तरफ चल पड़ा। दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमी कबाड़ नहीं, बल्कि पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री उठाकर ले जा रहा हो। घर पहुंचते ही पड़ोसन लियू ने उसे देख लिया। सुबह से ही उसका काम दूसरों के मामलों में नाक घुसाना था और शाम तक वो इस काम में प्रोफेशनल बन चुकी थी। उसने ताना मारा, अरे वाह, कल तक मांस खा रहे थे, आज फिर कबाड़ उठाने लग गए। मैं तो समझी थी किस्मत खुल गई, निकले वहीं पुराने वाले। कुछ लोगों की हालत ऐसी होती है, 2 दिन पैसा क्या दिख जाए, आईने में खुद को मालिक समझने लगते हैं। पास खड़े एक आदमी ने धीरे से कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ लोग 2 लाइक मिलते ही खुद को इन्फ्लुएंसर समझ लेते हैं। म्यूजिक। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना
और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। लाइक और सब्सक्राइब फ्री होता है, और कमेंट भी कर देना, जेन्युइन कमेंट ही करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आसपास खड़े लोग हंसी रोकने लगे। लियू का चेहरा तुरंत उतर गया। चेनमो ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि शेर सड़क के कुत्तों से बहस नहीं करता। वो सीधे घर के अंदर चला गया। ये वेकिंग ने बुरा देखा तो घबरा गई। इतनी सारी चट, मतलब ये सब क्यों लाए हो? वह मदद करने आगे बढ़ी, लेकिन चेनमो तुरंत बोला, रुको, सीआरटी का गर्दन वाला हिस्सा बहुत नाजुक है। हल्का सा झटका भी लगा तो पूरा खेल खत्म। उसने बेहद सावधानी से सारे पार्ट्स मेज पर सजाए। कीचड़ भरी स्क्रीन, जला हुआ ट्रांसफॉर्मर, टूटे सर्किट बोर्ड, कमरा तेल और धूल की गंध से भर गया। ये वेकिंग को सिर्फ कबाड़ दिखाई दे रहा था, लेकिन चेनमो की आंखों में चमक थी, क्योंकि उसे वहां एक कलर टीवी दिखाई दे रहा था। ऐसा टीवी जो कल पूरे मोहल्ले का दिमाग हिला देने वाला था। बाहर बर्फीली आंधी गरज रही थी, लेकिन चेनमो के छोटे से घर के अंदर एक अलग ही तूफान शुरू होने वाला था। डोडो सो चुकी थी। ये वेकिंग भी बेटी को सीने से लगाकर बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी सवाल थे, क्योंकि मेज पर पड़ा वो कबाड़ किसी सामान्य इंसान को टीवी नहीं लग सकता था। और सच कहें तो आधी चीजें देखकर तो मोहल्ले का कोई इलेक्ट्रिशियन भी नौकरी छोड़ देता। चैनमो ने भीगी हुई जैकेट उतारी, फिर सोल्डरिंग आयरन उठाया। उसकी आंखों में वही फोकस था जो एक सर्जन के ऑपरेशन थिएटर में होता है। उसने ये वेकिंग की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, आज रात गहरी नींद मत सोना। सुबह तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो तुमने सपने में भी नहीं देखा होगा। ये वेकिंग कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन चेनमो तब तक काम शुरू कर चुका था। उसने सारी टूटी हुई प्लेटें, बोर्ड, वायर और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स मेज पर फैला दिए। अब शुरू हो चुका था ऑपरेशन कलर टीवी। सबसे मुश्किल हिस्सा था अलग अलग मशीनों के पार्ट्स को एक साथ चलाना। आज की भाषा में कहें तो भाई ऐसा था जैसे कोई आदमी कबाड़ से लंबोर्गिनी बनाने निकल पड़े, और ऊपर से गूगल भी उपलब्ध न हो। लेकिन चेन्नो के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने दो टूटे हुए बोर्ड उठाए, जिन पर हरी जंग चढ़ी हुई थी। तार आधे टूटे थे, सर्किट अधूरे थे, लेकिन उसके हाथ रुक नहीं रहे थे। उसने प्लायर से पतले कॉपर वायर निकाले, फिर सोल्डरिंग आयरन की नोक गर्म हुई, और अगले ही पल टक टक एक के बाद एक सोल्डर पॉइंट बनते गए। उसके हाथ इतनी तेजी से चल रहे थे कि देखने वालों को लगता जैसे कोई मशीन काम कर रही हो। आधे घंटे बाद सैकड़ों तार आपस में जुड़ चुके थे। दो टूटे हुए बोर्ड एक नया सर्किट बन चुके थे। अब अगला चरण था हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर। यही टीवी का दिल था। अगर इसमें गलती हुई तो पूरी मशीन पटाखे की तरह उड़ सकती थी। आम तकनीशियन के लिए यह सबसे डरावना हिस्सा होता, लेकिन चेन्मो के चेहरे पर तनाव का नाम नहीं था। उसने 5 कनेक्शन उल्टे क्रम में लगाए, फिर पुराना प्लग बोर्ड में जोड़ा और सीधे टेस्ट शुरू कर दिया। ध्यान रहे, यहां हजारों वोल्ट का खेल चल रहा था। एक गलती और आदमी अगले जन्म का ट्रेलर देख सकता था। लेकिन चेन्मो के लिए यह रोजमर्रा का काम था। उसने मल्टीमीटर निकाला। काली प्रोब ग्राउंड पर, लाल प्रोब आउटपुट पर। सुई तुरंत जाकर रुकी। 115 वोल्ट, एकदम स्थिर, परफेक्ट। अब बची थी हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी। यही वो हिस्सा था जो स्क्रीन की स्थिरता तय करता था। चेन्मो झुककर बोर्ड के बेहद करीब गया, फिर कान सीधे ट्रांसफार्मर के पास ले गया। अगर कोई दूसरा आदमी ऐसा करता तो लोग उसे पागल समझते, लेकिन चेन्मो सुन रहा था, बहुत ध्यान से। हल्की सी तीखी आवाज आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली और पुराने इंजीनियरिंग लैब की यादें उसके दिमाग में लौट आई। फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा है। उसने धीरे से पेचकस घुमाया, 1 मिलीमीटर भी नहीं। आवाज बदल गई। फिर थोड़ा और अचानक वो परेशान करने वाली आवाज गायब हो गई। उसकी जगह एक स्थिर कंपन सुनाई देने लगा। चैनमो मुस्कुराया। सेटिंग पूरी हो चुकी थी। अब बारी थी सीआरटी लगाने की। उसने पुराने लकड़ी के तख्तों से फ्रेम बनाया। देखने में वो किसी लग्जरी टीवी जैसा नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे गांव के बढ़ई और वैज्ञानिक ने मिलकर कोई एक्सपेरिमेंट किया हो। लेकिन मजबूती जबरदस्त थी।
उसने सीआरटी स्क्रीन फिट की, जंग लगा, डिफ्लेक्शन योक लगाया, फिर हाई वोल्टेज कैप सावधानी से जोड़ा। यहाँ लगभग 20,000 वोल्ट का दबाव आने वाला था, इसलिए उसने पूरी जगह कपड़े से साफ की। एक धूल का कण भी खतरा बन सकता था। आखिरकार पूरी मशीन तैयार थी। सामने लकड़ी का फ्रेम, अंदर कबाड़ के पार्ट्स, चारों तरफ तारों का जाल। देखने में ये टीवी कम साइंस फेयर का अंतिम बॉस ज्यादा लग रहा था। लेकिन असली सवाल था, क्या ये चलेगा? पूरी रात बीत चुकी थी। सुबह की पहली रोशनी खिड़की से अंदर आई। चैनमो ने गहरी सांस ली। उसकी उंगली स्विच पर गई और फिर क्लिक। पूरे कमरे में हाई वोल्टेज की तेज आवाज गूंज उठी। उसके हाथों के बाल खड़े हो गए। स्क्रीन के अंदर सफेद रोशनी चमकी। 1 सेकंड, 2 सेकंड। चैनमो की नजर स्क्रीन पर टिकी थी। अगर ये फेल होता तो पूरी रात की मेहनत खत्म। लेकिन अगले ही पल स्क्रीन पूरी तरह सफेद रोशनी से भर गई। जोरदार शोर गूंजा और चैनमो के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। चालू हो गया। ये सच में चालू हो गया। कबाड़ से बना 18 इंच का कलर टीवी पहली बार जिंदा हो चुका था और अब शुरू होने वाला था असली तमाशा। लेकिन चिन्मो अभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। स्क्रीन जल गई थी, मतलब आधी लड़ाई जीत ली गई थी। अब असली सवाल था, क्या इसमें तस्वीर भी आएगी? उसने कपड़े सुखाने वाले मोटे तार का एक टुकड़ा उठाया, प्लायर से मोड़ा और उसे सीधे टीवी के आरएफ पोर्ट में लगा दिया। दूसरी तरफ का सिरा उसने पुरानी खिड़की के लोहे के फ्रेम से जोड़ दिया। यही उसकी एंटीना थी, गरीब आदमी का सैटेलाइट डिश। चैनमो ने ट्यूनिंग नॉब घुमानी शुरू की। स्क्रीन पर सिर्फ बर्फ दिखाई दे रही थी। सफेद काले बिंदु लगातार नाच रहे थे। अचानक स्क्रीन झिलमिलाई, कोई आकृति उभरी। चैनमो तुरंत आगे झुका। उसने नॉब को आधा मिलीमीटर घुमाया, फिर 1/4 मिलीमीटर, फिर थोड़ा और अगले ही पल पूरी बर्फ गायब हो गई। स्क्रीन पर साफ तस्वीर उभर आई, लाल और नीले बैकग्राउंड वाला न्यूज स्टूडियो। न्यूज एंकर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। न डबल इमेज, न कोई लाइन, न कोई विकृति। स्पीकर से साफ आवाज निकली, सुप्रभात साथियों। उस छोटे से घर में पहली बार कलर टीवी बोल रहा था। चैनमो ने राहत की सांस ली। ये सफल हो चुका था, पूरी तरह सफल। तभी बिस्तर पर हलचल हुई। ये वेकिंग की आंख खुली। पहले उसे लगा वो सपना देख रही है। फिर उसने रोशनी देखी, फिर आवाज सुनी, फिर उसने सिर घुमाया और अगले ही पल उसकी सांस अटक गई। कमरे के बीचों बीच लकड़ी के फ्रेम में लगा एक विशाल कलर टीवी चल रहा था। उसके अंदर लोग बात कर रहे थे, चल रहे थे, हिल रहे थे और सबसे बड़ी बात, वो रंगीन थे। फुट ये वेकिंग की आंखें इतनी बड़ी हो गईं जैसे सिस्टम अचानक 4 के मोड पर चला गया हो। उसने अपना हाथ काट लिया। दर्द हुआ, मतलब सपना नहीं था। फिर उसने टीवी देखा, फिर चेनमो को देखा। फिर टीवी देखा, फिर चेनमो। उसका दिमाग जवाब दे चुका था। कल तक जो आदमी घर में पैसा नहीं ला पाता था, वो एक रात में कलर टीवी बना चुका था। ये वैसा ही था जैसे कोई आदमी शाम को बोले, मैं जरा बाहर जा रहा हूं, और सुबह उठो तो पता चले उसने घर के बाहर पूरा शॉपिंग मॉल बना दिया। चैनमो ने सिगरेट जलाई, धुएं का छल्ला छोड़ा और शांत स्वर में कहा, इसकी कीमत लगभग 1800 युआन है और इसकी लागत 3 युआन से भी कम। ये वेकिंग को लगा उसका दिल रुक जाएगा। तभी डोडो भी उठ गई। उसने टीवी देखा और तुरंत उछलकर खड़ी हो गई। माँ, माँ जल्दी देखो, इस डिब्बे में लोग रहते हैं और ये लोग झगड़ा भी नहीं कर रहे। चैनमो हंस पड़ा। फिर उसने वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दिया। आवाज ईंट की दीवारों से टकराकर बाहर निकल गई, पूरे आंगन में गूंजने लगी। कुछ ही सेकंड बाद बाहर से किसी के बर्तन गिरने की आवाज आई। अड़ोसन लियू बाहर निकली। हाथ में सुबह वाला बर्तन था। पहले उसने आवाज सुनी, फिर दिशा पहचानी, फिर चैनमो के घर की तरफ देखा और अगले ही पल उसका चेहरा देखने लायक था। जैसे किसी ने उसे बताया हो कि उसका पुराना नोकिया बिटकॉइन माइन कर रहा है। ये ये टीवी की आवाज है
और वो भी राष्ट्रीय चैनल। उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। पूरे बिल्डिंग में किसी के पास छोटा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी तक नहीं था, और यहाँ चैनमो के घर से कलर टीवी की आवाज आ रही थी। लियू ने तुरंत चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे ओ पड़ोसियों, जल्दी बाहर आओ, चैनमो के घर टीवी बोल रहा है, और वो भी रंगीन वाला। पूरा मोहल्ला हिल गया। लोग दरवाजों से झांकने लगे, खिड़कियां खुलने लगी। बच्चों ने दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन चेन्मो तुरंत आगे बढ़ा। उसने टीवी बंद कर दिया, दरवाजा भी बंद कर दिया। क्योंकि अभी मशीन पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी। कई तार खुले हुए थे, और 20,000 वोल्ट का मजाक नहीं होता। गलती से कोई छू ले तो अगले दिन उसकी फोटो पर माला चढ़ सकती थी। इसलिए पूरा दिन चेन्मो काम करता रहा। उसने लकड़ी होगी, इंसुलेशन लगाया, तार ढके, फ्रेम मजबूत किया, और शाम तक उसका देसी कलर टीवी लगभग बाजार वाले मॉडल जैसा दिखने लगा। उधर सुबह लियू ने जो खबर फैलाई थी वो अब पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी, लेकिन कोई यकीन नहीं कर रहा था। चैनमो कलर टीवी? अरे छोड़ो यार, उससे तो चाय का केतली भी ठीक से नहीं खरीदा जाता था। लेकिन शाम होने वाली थी, और बहुत जल्द पूरे मोहल्ले का भरोसा टूटने वाला था। शाम ढल चुकी थी, फैक्ट्री की सीटी बज गई थी, मजदूर अपने अपने घर लौट रहे थे, हर घर में चूल्हे जलने लगे थे। लेकिन आज पूरे मोहल्ले में एक ही चर्चा थी, क्या चिन्मो के पास सच में कलर टीवी है? कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे, और कुछ लोग मन ही मन उम्मीद भी कर रहे थे। तभी चैनमो घर से बाहर निकला। उसके हाथ में वही लकड़ी वाला टीवी था, 18 इंच की विशाल स्क्रीन। पूरा मोहल्ला एकदम शांत हो गया, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। चैनमो ने टीवी को आंगन की पुरानी पत्थर वाली मेज पर रखा, फिर लंबा तार खींचा, सार्वजनिक बिजली के सॉकेट में लगाया, और एंटीना को पुराने बबूल के पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर टांग दिया। अब तक दर्जनों लोग जमा हो चुके थे। लियू सबसे आगे खड़ी थी। उसकी गर्दन ऐसे आगे निकली हुई थी जैसे सीसीटीवी कैमरा जूम करके रिकॉर्डिंग कर रहा हो। उसने ताना मारा, अरे चेनमो, ये क्या है? पुरानी खिड़की का फ्रेम या नया कबाड़? आसपास कुछ लोग हंस पड़े, लेकिन चेन में कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस स्विच ऑन किया, और अगले ही पल भाफ डिमैग्नेटाइजेशन की आवाज पूरे आंगन में गूंज गई। स्क्रीन पर सफेद रोशनी चमकी, फिर 1 सेकंड, और 2 सेकंड, और अचानक स्क्रीन पर रंगीन तस्वीर उभर आई। तेज कैंटोनीज गाना बजने लगा। स्क्रीन पर मार्शल आर्ट फिल्म चल रही थी। नीले कपड़े, लाल दीवारें, चमकदार चेहरे, सब कुछ रंगीन, असली रंगीन। पूरे मोहल्ले की आंखें फटी रह गईं। लियू के हाथ का कटोरा छूट गया। धड़ाम, कटोरा 8 टुकड़ों में टूट गया, लेकिन उसे पता तक नहीं चला। उसकी नजरें स्क्रीन से हट ही नहीं रही थी। हे भगवान, ये सच में कलर टीवी है? रंगीन इंसान, रंगीन कपड़े, रंगीन सब कुछ। वो लगभग बेहोश होने वाली थी, और अगले ही पल पूरा मोहल्ला फट पड़ा। सामने वाले घर के लोग दौड़े, पीछे वाले घर के लोग दौड़े, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब भागते हुए आग में आ गए। 5 मिनट के अंदर वहां इतनी भीड़ हो गई जिसे मुफ्त राशन बंट रहा हो। हर कोई स्क्रीन को घूर रहा था, कोई पलक तक नहीं झपका रहा था, क्योंकि उस दौर में कलर टीवी देखना किसी जादू से कम नहीं था। तभी भीड़ में से एक आदमी बोला, ये टीवी खरीदा है क्या? दूसरे ने सिर हिलाया, नहीं, मैंने इसे कल कबाड़ उठाते देखा था। तीसरा आदमी चिल्लाया, मतलब इसने कबाड़ से टीवी बना दिया। पूरा आंगन फिर शांत हो गया। सभी लोगों की नजरें चैनमो पर टिक गई। अब उनमें मजाक नहीं था, सिर्फ सम्मान था, और थोड़ा डर भी, क्योंकि जो आदमी कबाड़ से कलर टीवी बना सकता है वो सामान्य इंसान नहीं हो सकता। तभी भीड़ को धक्का देती हुई एक औरत आगे आई। महंगा ऊनी कोट, चमकीले जूते, चेहरे पर बनावटी मुस्कान। ये थी फैक्ट्री डायरेक्टर वांगमिन की पत्नी, सन जुलर। सामान्य दिनों में वो मजदूरों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन आज उसकी आंखें टीवी पर अटक गई थी,
क्योंकि उसके घर का ब्लैक एंड वाइट टीवी इस मशीन के सामने प्राचीन अवशेष लग रहा था। वो तुरंत मुस्कुराए और इतनी जल्दी रंग बदला कि गिरगिट भी शर्म से इस्तीफा दे दे। उसने जेब से महंगी टॉफियां निकाली, बीज निकाले और सीधे ही वैकिंग के पास पहुंच गई। अरे बहन, मैं तो हमेशा से जानती थी कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। और चेन्मो तो कमाल का आदमी निकला। पूरे शहर में ऐसा हुनर किसी के पास नहीं है। ये वॉकिंग स्तब्ध रह गई क्योंकि यही औरत पिछले साल उसे गरीब कहकर भगा चुकी थी जब ड्यूडियो बीमार थी और उसने सिर्फ 10 युआन उधार मांगे थे। तब इस औरत ने मदद करने की जगह कुत्ता छोड़ दिया था। लेकिन आज वही औरत टॉफियां लेकर खड़ी थी। सच कहा जाए, ऐसा इंसान का चेहरा नहीं बदलता, बस असली चेहरा दिखा देता है। सैन जुलैन लगातार मुस्कुरा रही थी, इतनी ज्यादा कि लगता था उसके गालों में दर्द होने वाला है। फिर भी वो रुक नहीं रही थी क्योंकि सामने बैठा आदमी अब मोहल्ले का सबसे कीमती संसाधन बन चुका था। उस दौर में कलर टीवी का मालिक होना आज के समय में करोड़पति होने जैसा था। और चेन्मो, उसने तो उसे खुद बनाया था। तभी चेन्मो घर के अंदर गया और 2 मजबूत लकड़ी की कुर्सियां लेकर बाहर आया। दोनों कुर्सियां टीवी के सबसे सामने रखी। लियो की आंखें चमक उठी। वो दौड़कर पहली कुर्सी की तरफ बढ़ी। उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे लॉटरी लग गई हो। लेकिन अगले ही पल धप, चेन्मो ने उसके जूते पर हल्की लात मार दी। हटो। लियो जम गई। पूरा मोहल्ला भी जम गया। चेन्मो ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो सीधे ई वेकिंग के पास गया, उसका हाथ पकड़ा और उसे पहली कुर्सी पर बैठा दिया। फिर डोडो को उठाकर दूसरी कुर्सी पर बिठाया। पूरा आंगन चुप हो गया क्योंकि सब समझ गए थे ये टीवी सिर्फ मशीन नहीं था, ये चेन्मो की नई पहचान थी। और पहली बार उसने सबके सामने साफ कर दिया था कि उसके लिए सबसे कीमती चीज क्या है। उसकी पत्नी और उसकी बेटी। बाकी दुनिया लाइन में खड़ी रह सकती थी।